हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो पेपर है हम लोगों का है वो दिसंबर 2015 में जो थर्ड पेपर एजुकेशन का हुआ था वो है। इसके 25 क्वेश्चन पहले के हो चुके हैं। आज हम लोग जो करेंगे वो 26 से स्टार्ट करेंगे। 26 क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। व्यावसायिक निर्देशन पे जोर देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक निर्देशन में जोर देना चाहिए। किस पे जोर देना चाहिए? सेवार्थी को नौकरी दिलाने पर, कि सेवार्थी को उचित नौकरी ढूंढने में मदद करने पर, कि शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर, कि 4 आपका ऑप्शन है कि सेवार्थी जो सेवा लेने आया है उसको उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। तो व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है? व्यावसायिक का मतलब ही है कि किसी बच्चे को, स्टूडेंट को उसके व्यवसाय को चुनने में सहायता देना, उसको बताना, उसको निर्देश देना, मार्गदर्शन करना। तो व्यावसायिक निर्देशन में जोर देने का मतलब ये है कि जो सेवार्थी है को उचित वृत्ति चयन, वृत्ति मतलब जो जॉब करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, जो जीविका का साधन अपनाना चाहता है, वृत्ति चयन में सहायता करने पर। यानी कि आपका जो 26 यानी 26 का जो आंसर है वो 4 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 है कि प्रभावी उपबोधन वह है जिसमें सेवार्थी को स्वयं अवबोध में मदद मिले, जिससे कि वह अपनी पहला ऑप्शन है अपनी संभावित योग्यता एवं स्वभाव को समझ सके, अपने विकल्पों को चुनने में अपनी शक्ति एवं कमजोरी को जान सके, कि किसी वृत्ति में सफल होने की संभावना से अवगत हो सके, कि अपने उन दोस्तों और विरोधियों को जान सके जिनसे संबंध बनाना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे प्रभावी उपबोधन वह है जिसमें सेवार्थी को स्वयं अवबोध में मदद मिले। किसके लिए मदद मिले? कि वो जो सेवार्थी है जो अपनी विकल्प चुनता है, जो अपनी जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए विकल्प चुनता है, तो अपने विकल्पों को चुनने में अपनी शक्ति, जो भी उसकी क्षमता है, जो भी कमजोरी है उसकी, जो भी उसके वीक पॉइंट हैं, अब उनको वो जान सके। तो उस उपबोधन को, उस परामर्श को हम प्रभावी कहेंगे। तो जो आपका सेकंड है वो बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 2 सेट दिए गए हैं, 2 सेट आपके दिए गए हैं, उनको मैच करना है। पहला आपका है कि निर्देशात्मक उपबोधन, यहाँ पे परामर्श दिए, उपबोधन दिए हैं, तो आपको मैच करना है कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए जो आपका है अनिर्देशात्मक उपबोधन है, उसमें क्या होता है? उसमें जो आपका सेवार्थी है, जो आपका जहाँ पे परामर्शदाता, जैसे आपका ये जो ऑप्शन है कि जहाँ पर परामर्शदाता जो है, यानी कि जो आपको निर्देश दे रहा है, आपको परामर्श दे रहा है, जहाँ परामर्शदाता सेवार्थी पर अपने विचार जो है वो थोपता नहीं है। ठीक है, इसमें जिसमें निर्देश की बात होती है, निर्देश जो होती है उसमें थोड़ा बहुत, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें थोड़ा बहुत आदेश का आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अनिर्देशात्मक उपबोधन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है, इसमें जो परामर्शदाता है, आपका जो परामर्श आपको दे रहा है, वो सेवार्थी पर अपने विचारों को थोपता नहीं है, वो केवल सलाह दे देता है। आपको मानना और ना मानना आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो ये जो है एक आपका 4 बिल्कुल ठीक होगा, उससे मैच कर देंगे। दूसरा बी है आपका समूह निर्देशन। अब जैसे कि यहाँ पे पढ़ के ही पता चल रहा है, समूह की बात हो रही है कि पूरे समूह को दिया जाएगा निर्देशन। तो यहाँ पे है सेवार्थियों को सामूहिक रूप से
सेवार्थियों को सामूहिक रूप से उनकी जो समस्याएं हैं, समस्याओं के संबंध में सहायता दी जाती है। यानी कि जो थर्ड है आपका, उसको देखिए, समूह निर्देशन का मतलब है सेवार्थियों को, जो सेवा लेने आए हैं, उनको सामूहिक रूप से उनकी समस्याओं के संबंध में सहायता दी जाती है। तो इसके जो बी है आप उसको थर्ड से मैच कर देंगे। तीसरा है परीक्षण, परीक्षण सेवा। परीक्षण सेवा किसको कहते हैं? जहाँ सेवार्थी जो है वो अपने गुणों और योग्यताओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायता प्राप्त करता है। वह ये आपका परीक्षण सेवा का आप जो फिफ्थ है उससे मैच कर देंगे। और फिर है वृत्तिक तालिका। वृत्तिक तालिका मतलब जो आपके जो व्यवसाय हैं, जो भी जॉब है, उससे रिलेटेड जो तालिका है, तो उसमें आपको क्या पता चलता है? इसमें आपको जो कार्य विवरण के साथ व्यवसायों की, जो व्यवसाय हैं उनकी सूची होती है। तो जो वृत्तिक तालिका है उससे आपका जो सेकंड है कि कार्य विवरण के साथ व्यवसायों की जो सूची है उससे आपको मैच कर देंगे। फिर आपका जो ई है व्यक्तिक निर्देशन, जैसा कि इसको पढ़ के ही पता चल रहा है इसमें एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति को जहाँ पर किसी व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से समायोजित होने में मदद की जाए, जहाँ एक पर्टिकुलर एक आदमी की सहायता की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तित्व निर्देशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को अपने परिस्थितियों से समायोजित होने, मतलब जो भी उसके जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं उसमें समायोजन कैसे करे, उसमें उसकी मदद दी जाती है, उसको हम व्यक्तिक निर्देशन कहते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका पहले का था, पहले आपका जहाँ वास्तविक, यहाँ आपका फोर्थ था, उसके हिसाब से आपका ठीक है, आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कोई कक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों से वाचनालय तथा प्रयोगशाला के बेहतर उपयोग तथा विषयों में अपने निष्पादन बढ़ाने के लिए, बच्चों को अपने जो निष्पादन है उसको बढ़ाने के लिए, कार्य को बढ़ाने के लिए नित्य चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार का जो ये निर्देशन है, इस निर्देशन को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे शिक्षक जो है वो बच्चों को बता रहा है, छात्रों को, कि जो लाइब्रेरीज़ हैं या आपकी जो प्रयोगशाला है उनका कैसे बेहतर उपयोग किया जाए। तो इस निर्देशन को हम कहेंगे शैक्षिक निर्देशन। यहाँ पे कौन सा निर्देशन हो रहा है? शैक्षिक निर्देशन हो रहा है, यानी कि आप सेकंड से इसको, सेकंड आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में उपलब्ध कौन सी निर्देशन सेवाएं सबसे कमज़ोर पायदान पर हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये सभी जो आपके व्यवसाय निर्देशन की सेवाएं हैं उनके नाम दिए हैं: उपबोधन सेवा, व्यक्तिगत निर्देशन सेवा और स्थानन सेवा, अनुवर्ती सेवा। तो इसमें कह रहे कौन सी सबसे नीचे पायदान पे है, कौन सी सबसे कमज़ोर पायदान पे है? तो वो आपका है अनुवर्ती सेवा। अब अनुवर्ती सेवा क्या होती है? जब छात्रों को किसी व्यवसाय के बारे में बताया जाता है, वो इस व्यवसाय में जाते हैं, फिर वहाँ पे उनकी सफलता, असफलता या किस तरीके से वहाँ रिजल्ट आ रहे हैं उसका जब आकलन किया जाता है और क्या उसमें सुधार करने हैं, तो जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यहाँ बताया ना कि व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उनके संदर्भ में ये किया जाता है जो अनुवर्ती सेवा होती है। तो ये सबसे कमज़ोर पायदान पे है, इस पे बहुत विशेष निर्देशन सेवाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो 4 आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच यूनिट टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, यानी कि कौन सा ऐसी सैम्पलिंग है जिसमें कि जो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है उसमें हर एक कौन सा ऐसा सैंपल है जिसको टेक्निक है जिसमें कि सबको शामिल नहीं किया जा सकता। तो उसको हम देखेंगे,
जैसे कि यहाँ पे बताया है कि कौन सी प्रविधि प्रतिदर्श में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक इकाई, यानी कि जो प्रत्येक इकाई है उसको प्रसंभावना को विनिर्दिष्ट नहीं कर सकता, तो वो आपका है अनुपातिक प्रतिदर्शन, और इसको इंग्लिश में कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। देखिए इसमें कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि इसमें आपके स्ट्रेटा बनाए जाते हैं, तो उसमें अगर हम कहेंगे स्ट्रेटा बनाए, कोटा एक तरह से बनाया जाता है, तो उसमें अगर हम कहें प्रत्येक इकाई की बात हो रही कि जो प्रत्येक इकाई है उसमें शामिल होनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ उसमें नहीं हो पाती। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुपातिक प्रतिदर्शन है उसमें प्रत्येक इकाई जो है वो शामिल नहीं कर सकता, नहीं होती है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय समुदाय के अध्ययन के क्रम में अनुसंधानकर्ता यह पाता है कि अनेक समूह हैं जिनमें सदस्य होते हैं। प्रतिदर्श के चयन के लिए अनुसंधानकर्ता को सलाह के रूप में आप निम्नलिखित में से किस प्रणाली की अनुशंसा करेंगे? तो यहाँ पे बात हो रही है जनजातीय समुदाय की बात हो रही है, यानी कि देखिए समुदाय में एक समूह की बात हो रही है, एक बड़े क्षेत्र की बात होती है जनजातीय समुदाय के अध्ययन के क्रम में। ठीक है, अनुसंधानकर्ता ये पाता है कि इसके अनेक समूह, यहाँ पे देखिए अनेक समूह की भी बात हुई है। जो भी आपका जो आंसर है, अगर ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको आंसर बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो बात कही गई है कि जनजातीय समुदाय की बात हो रही है एक तो, और उसके अध्ययन, एक रिसर्चर को उसका अध्ययन करना है, और उसके अनेक समूह हैं, जो जनजातीय समूह है समुदाय उसके अनेक समूह हैं, और जिसमें उन्होंने कहा कि अनेक समूह हैं जिनमें सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे बड़े स्तर पे बात हो रही है, अनेक समूह की बात हो रही है, उन पे हमको रिसर्च करनी है, उन पे इकाइयाँ, उनके प्रतिदर्श उसमें से चुनने हैं। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल, कौन सा प्रतिदर्श सैम्पलिंग का चुना जाएगा? तो वो आपका है गुच्छ प्रतिदर्शन, यानी जो क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग यहाँ पे चुनेंगे। तो गुच्छ प्रतिदर्शन जो है आपका 4 जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में भगोड़े बच्चों के व्यष्टि अध्ययन, यानी कि केस स्टडी हो रही है। कौन से बच्चों पे? भगोड़े बच्चे हैं, और में प्रतिदर्श तैयार करने हेतु कुछ व्यष्टियों की पहचान की जा रही है। व्यष्टि अध्ययन के प्रतिदर्श में आप निम्नलिखित में से कौन से प्रतिदर्शन क्रियाविधि को अनुशंसा करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक विद्यालय है, विद्यालय में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों वहाँ पे व्यष्टि अध्ययन में प्रतिदर्श तैयार करना है। उन बच्चों का और बच्चों से किस प्रकार संबंध है, या और बच्चे उनके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जा रहा है कि अगर किसी विद्यालय में इसको हम स्नो बॉल प्रतिदर्श जो है यहाँ पे लगाएंगे। अब क्यों लगाएंगे उसका देखिए कारण ये है, यहाँ पे ये आपका होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, उनके व्यवहार का हम लोग आकलन करते हैं कि जो बच्चे हैं और उनके बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। ये देखिए आपका है कि इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसको कहते हैं, अगर हिंदी में कहें तो हिम कंदुक प्रतिदर्शन, यानी कि स्नो बॉल सैम्पलिंग कहते हैं। और इसमें प्रतिदर्शन में ये ऐसी विधि है जिसमें कि किसी सीमित समूह या संगठन में सभी सदस्यों का अपने अपने दोस्तों, संगियों की पहचान करने को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के शोधकर्ता के सामने समूह के दोस्तों का एक समूह उभर कर आता है, जिसमें उसके समूह के पूर्व सामाजिक जो पैटर्न का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके के प्रतिदर्शन में हम खास जो व्यवहार होता है, दोस्ताना संबंध है, इन सब को हम जानते हैं।
तो इस तरीके के जो अब यहाँ पे भी बच्चे हैं, जो भगोड़े बच्चे हैं, इनको व्यष्टि अध्ययन के प्रदर्शन जो प्रतिदर्श चुना जा रहा है, तो वहाँ पे उनके जो संबंध हैं आपस में उनको भी जांचा जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो सा प्रतिदर्शन लगाएंगे, सैम्पलिंग करेंगे, वो आपकी है स्नोबॉल प्रतिदर्शन। ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अनुसंधानकर्ता जो आपका मिड डे मील योजना है, जो खाना बनता है, मध्याह्न भोजन योजना है, उसका प्रभाव, यानी कि उसके प्रभाव के बारे में जानना है, उसके प्रभाव के संबंध के बारे में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना चाहता है। तो इस प्रयोजन के लिए कौन सा उपकरण वो लगाएगा। देखिए, जहाँ पे भी सर्वेक्षण की बात होती है, सर्वेक्षण जो होता है वो एक बड़े पैमाने पर कराया जाता है। और जब हम किसी भी योजना पर, कोई भी योजना पे, उसके योजना के प्रभाव पर हम उसके प्रभाव को जानना चाहते हैं कि हाँ, वो योजना जो बनाया गया है वो कहाँ तक प्रभावशाली है, कितने लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। जब सर्वेक्षण होता है तो हम जो प्रश्नावली है, जो इतने उपकरण आपको दे रखे हैं, साक्षात्कार दे रखा है, प्रेषण समय सारणी दे रखी है, समाज मिति दे गई है, तो इसमें जो सबसे अच्छा उपकरण है सर्वेक्षण के लिए वो प्रश्नावली है। हम पूरी सूची बनाते हैं, जैसे हम कोई नियम से संबंधित है, जैसे यहाँ पे आपका जो मध्याह्न भोजन है, दोपहर का भोजन योजना है, उसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके संबंधित प्रश्न बनाएंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, और फिर सब जो सर्वेक्षण किया जाएगा, जो व्यक्ति हैं, जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी हैं, उनसे उनको प्रश्नों के उत्तर मांगे जाएंगे। तो हम लोगों को पता चलेगा ये जो योजना है कहाँ तक प्रभावशाली है। तो ये जो उपकरण आपका है, ये प्रश्नावली उपकरण सबसे उत्तम है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि परिकल्पना का निर्माण, जो परिकल्पना होती है उसका निर्माण मूल्य रूप से एक है। अब किसी परिकल्पना को आप निर्माण करते हैं, जैसे कोई आप अनुसंधान कर रहे हैं, तो दो परिकल्पनाओं के निर्माण करते हैं कि या तो ये जो हम लोग सोच रहे हैं ये परिकल्पना ठीक है या गलत है। तो जब हम किसी परिकल्पना का निर्माण करते तो वहाँ क्या चीज़ होगी, वहाँ रचनात्मक प्रक्रिया है। किसी परिकल्पना को सोचना, बनाना, ये क्या है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है। तो आपका जो फर्स्ट है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्रम सर्वेक्षण अनुसंधान के संचालन में, यहाँ पे सर्वेक्षण हो रहा है, उनका अनुसंधान के संचालन में उठाए गए कदमों की सही सूची अनुक्रम को बताता है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है समग्र की पहचान करना, प्रतिदर्श उद्देश्यों को परिभाषित करना, आंकड़ों के संकलन की तकनीक का निर्णय, अनुसंधान साधनों का प्रयोग, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोई भी अनुसंधान के जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगर कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो पहले हम क्या देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्यों को परिभाषित करना है, फिर उस समग्र की पहचान करना है, फिर जो प्रतिदर्श हैं, आपके सैंपल हैं, उनको आपको देखना है, सैंपल लेंगे, फिर सैंपल लेके फिर आंकड़ों के संकलन, जो भी आपका डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे डाटा, आंकड़ों के संकलन की तकनीक का निर्णय करेंगे। उसके बाद अनुसंधान के साधनों का प्रयोग करेंगे और अंत में निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे और सामान्यीकरण करेंगे। तो आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल ठीक है इसमें। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पे एक रिसर्च की बात हो रही है, द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑफ कंपेरिजन ग्रुप्स इन क्रूशियल इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके यहाँ तुलना हो रही है, दो समूह की तुलना की जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो ये तुलना हो रही है इसमें अगर ये नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से कौन से ठीक हैं इसके हिसाब से।
तो हमको देखना है कि कार्योत्तर अनुसंधान में उपयुक्त तुलना समूह का चयन महत्वपूर्ण होता है। जब हम ये रिसर्च लगाते हैं, एक्स पोस्ट रिसर्च जब लगाते हैं, एक्स पोस्ट फैक्ट जो रिसर्च लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले तो देखिए इसको जान लेते हैं कि रिसर्च कौन से हैं। देखिए रिसर्च जो है, अगर शैक्षिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो रिसर्च आपके 3 तरीके के हैं। आपका एक ऐतिहासिक रिसर्च होता है, एक विवरण दिए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च होता है, और आपके अगर हम लोग इसके जो रिसर्चर है उसके उद्देश्य के हिसाब से देखते हैं तो 2 रिसर्च होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है अप्लाइड, जो अप्लाई किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल जो है उसको हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि वो जो किसी सिद्धांत की, कोई भी चीज़ है उसमें सिद्धांत की, नए सिद्धांत की रचना करता है। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। और जब कोई भी समस्या आती है व्यवहार में, जब समस्या आती है तो उन जो एक्सपेरिमेंटल आपकी रिसर्च है उससे हम डाटा लेके उस व्यवहार, जो भी समस्या आई है उसके समाधान के लिए जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमारा अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। ये तो आपकी रिसर्चर के उद्देश्य के अनुसार हुए। और वैसे अगर हम देखें तो आपके रिसर्च 2 हैं, एक होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो आपका प्रयोगशाला में, जो लेबोरेटरी में होती है रिसर्च वो, और दूसरा होता है फील्ड में जो होती है रिसर्च वो। 2 तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, एक आपका प्रयोगशाला प्रयोग शोध और दूसरा आपका हो गया क्षेत्र प्रयोग शोध। ये तो आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और दूसरा आपका हुआ जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रहता है, वो कौन कौन से होते हैं? जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो आपका है, एक तो आपका वो है, एक तो आपका हाँ, वो आपका है एक फील्ड स्टडी उसमें की जाती है, जो आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही है यहाँ पर। एक होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, और तीसरा है कि सर्वे रिसर्च, और चौथा है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो, इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। और अगर हिंदी में हम कहें तो कार्योत्तर रिसर्च कहते हैं। और आपका अगला है पूरा लेख रिसर्च, और आगे जो है आपका केस स्टडी जो हम लोग करते हैं। इस तरीके से ये हो गए, ये लगभग हो गए आपके 5-6 रिसर्च हैं। तो इनके बारे में अगर हम इस समय, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, तो इतने पूरी विस्तृत रूप से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कार्योत्तर रिसर्च की बात हो रही है। तो कार्योत्तर जो रिसर्च है इसको हम एक तरह से, अगर इसका एक नाम और है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, इसको तुलनात्मक रिसर्च भी कहते हैं। इसको अगर इसको ये नाम कभी भी बदल के आ सकते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों नाम इसके बता दिए हैं। जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है इसको हिंदी में हम लोग कार्योत्तर रिसर्च भी कहते हैं, और दूसरा इसका नाम एक और है जो है नैमित्तिक तुलनात्मक शोध, यानी कि कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च भी इसको कहा जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पे, इसके नाम हैं। और तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे भी ये बात कह रहे हैं कि कार्योत्तर अनुसंधान में उपयुक्त तुलना समूह का चयन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब बताया है, क्योंकि यदि समूह, जो हम 2 समूहों की तुलना कर रहे हैं कार्योत्तर अनुसंधान में, तो यदि दोनों समूह समान नहीं हैं, यानी कि एक समूह ने छोटा रखा एक बड़ा रखा, दोनों समूह समान नहीं हैं, तो जो विरोधात्मक संकल्पना को स्वीकार करने की संभावना रहती है। यानी कि जो आपके उसमें, अगर इस परिस्थिति में जो विरोधात्मक संकल्पना है उसको स्वीकार करने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसके हिसाब से आपका जो ठीक होगा वो है आपका सेकंड। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बात हो रही है कि निम्नलिखित में से पहचान करें कौन से प्रयोगात्मक अनुसंधान की बाह्य मान्यता के लिए पारिस्थितिकीय खतरा नहीं है। अब यहाँ पारिस्थितिकीय खतरा बता रहे हैं कि बाहरी खतरा नहीं है, तो उसका आपका देखिए जो बहु उपचारात्मक हस्तक्षेप है ये खतरा है। दूसरा आपका है उपचारात्मक परस्पर क्रिया की
स्थापना ये भी खतरा है, एक तरह से पारिस्थितिकीय खतरा है। और जो तीसरा है प्रतिक्रियात्मक विन्यास, ये भी है। लेकिन उन्होंने नहीं की बात कही है कि प्रयोगात्मक यानी जो एक्सपेरिमेंटल हम लोग रिसर्च करते हैं उसमें बाह्य मान्यता के लिए, यानी कि जो बाह्य जो आपका एक तरह से बाह्य जो उसकी वैलिड होता है या वैधता होती है, उसकी मान्यता के लिए खतरा नहीं की बात हो रही है। तो जो नहीं है आपका जो 4 ऑप्शन है कि विषय उपचारात्मक परस्पर क्रिया, ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें देखिए अनुसंधान के प्रकार बताए हुए जो रिसर्च के प्रकार हैं, व्याष्टि अध्ययन यानी कि केस स्टडी की बात हो रही है। दूसरा है घटना क्रिया विज्ञान अनुसंधान की बात हो रही है। तीसरा आपका कार्योत्तर जो अनुसंधान जो भी हमने पढ़ा है हम लोगों ने अनुसंधान के बारे में वो है। और डी आपका है प्रकृतिवादी जांच। तो देखिए अब जो केस स्टडी होती है, केस स्टडी होती है उसमें क्या होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर एक केस होता है, या तो एक व्यक्ति का है या तो एक केस है, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक विश्लेषण है, ये एक विश्लेषण है जिसमें कि जो परिणाम निकलते हैं उनका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक समूह के ऊपर अध्ययन होता है, एक व्यष्टि केस या तो एक व्यक्ति के ऊपर या एक समूह के ऊपर ये व्यष्टि अध्ययन यानी केस स्टडी की जाती है। तो जो विश्लेषण है जिसके परिणामों का जो हम जर्नल रूप से उसको लागू नहीं कर सकते, सामान्यीकरण नहीं हो सकता। तो आपका इसका जो तीसरा है वो बिल्कुल ठीक है। बी जो है कि घटना क्रिया विज्ञान अनुसंधान, देखिए यहाँ पे जो घटना की बात होती है, एक फिमोनिमा जो आपकी घटना की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें घटना क्रिया विज्ञान में ये है कि प्रतिभागियों की दृष्टि को, यहाँ पे जो प्रतिभागी होते हैं उस घटना में जो प्रतिभागियों के दृष्टिकोण में किसी संकल्पना को समझाने का विश्लेषण, ये इसका ठीक हो जाएगा। अब कार्योत्तर अनुसंधान, जो कार्योत्तर अनुसंधान में हम क्या देखते हैं, इसमें आपका जो है इसमें आपका जो पहले से प्रत्यक्ष अनुसंधान है, यानी कि आपका पहले से जो प्रत्यक्ष विवक्षित कारण प्रभाव, इसमें कारण और प्रभाव संबंध के अन्वेषण के लिए अनुसंधान किया जाता है। जो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, ये पहले से प्रत्यक्ष विवक्षित कारण प्रभाव संबंध के अन्वेषण के लिए अनुसंधान होता है। तो इसको मैच कर देंगे। डी आपका है प्रकृतिवादी जांच, जैसे कि यहाँ पे प्रकृति की बात हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो पहला है आपका कि सर्वत स्फुट और अबाधित आंकड़ा संग्रहण तकनीक का उपयोग करके क्षेत्र अध्ययन, यहाँ पे क्षेत्र अध्ययन की बात होगी। तो अगर क्षेत्र अध्ययन से भी आप इसको पहचान सकते हैं कि जहाँ पे प्रकृतिवादी जांच की बात होती है वहाँ पे क्षेत्र अध्ययन जरूर होगा, तो आपका इसका पहला ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो तीसरा है वो बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि मूल्यांकन अनुसंधान की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए मूल्यांकन अनुसंधान की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए वृत्तिक मूल्यांकनों के मूल्यांकन का संकल्पनात्मक ढांचा विकसित किया है। तो यह पता लगाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंडों से संबंधित नहीं है, नहीं की बात हो रही है। तो देखिए अब यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, मूल्यांकन अनुसंधान की गुणवत्ता का निर्णय लेना की बात हो रही है। जो वृत्तिक मूल्यांककों बैठे हुए हैं वो उसका इसकी गुणवत्ता को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला है उपयोगिता मानक, ये भी देखा जाएगा। आपका प्रोप्राइटी मानक, ये भी देखा जाएगा। 4 आपका है व्यवहारात्मक मानक, ये भी देखा जाएगा।
जो नहीं देखा जाएगा, जो मापदंड से संबंधित नहीं है, वो है आपका विश्वसनीयता मानक, यानी कि थर्ड आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक ऐसा हस्तक्षेप है जिससे सुरक्षा प्रविधानित होती है। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा जो एलिमेंट्री शिक्षा है, आपकी एजुकेशन है, उसका जो सार्वभौमिकरण का बात जो हुई है वो किस में कही गई थी? तो वो हुई थी आपकी संविधान की धारा 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का या 21A द्वारा। तो आपका सेकंड जो है बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुशंसा किसने की थी? यानी कि जब भारत जो समय समय पर जो आयोग बने हैं, जो कमीशन बने हैं, तो उसमें किस कमीशन ने, किस आयोग ने व्यावसायीकरण की अनुशंसा की थी शिक्षा के क्षेत्र में? तो वो है आपका मुदालियर आयोग। अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विकेंद्रित शिक्षा पद्धति कहाँ है? देखिए, केंद्रित शिक्षा पद्धति वहाँ होती है जहाँ सभी जितने भी राज्य हैं, जितने भी आपके केंद्र हैं, सबकी जो शिक्षा नीति है, ये सब एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक तरह से सबका केंद्रीयकरण रहता है, केंद्रित होती हैं। लेकिन ये बात हो रही जहाँ पे विकेंद्रित हैं, केंद्रीकरण उसका नहीं है, केंद्रित नहीं, विकेंद्रीकरण है, तो वो शिक्षा पद्धति कहाँ है? तो वो आपकी है जो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, वो है आपका। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक महाविद्यालय का उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान के रूप में उद्भव कहाँ हुआ? सामुदायिक महाविद्यालय की बात हो रही है। इसका उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान के रूप में उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो वो हुआ आपका, वो भी आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि आपका फर्स्ट है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शिक्षा है। देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा है राज्य सूची में, केंद्र सूची में, आरक्षित सूची में कि समवर्ती सूची में? तो आपकी जो शिक्षा है भारतीय संविधान में वो है समवर्ती सूची में, यानी कि राज्य भी उस पर कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, तो समवर्ती सूची में है। आगे है 46 है जो क्वेश्चन आपका, कौन से पाठ्यक्रम प्रतिमान में सत्तापरक चरित्र सबसे कम दृष्टिगोचर होता है? देखिए, सत्तापरक की बात होती है, प्रशासन की बात हो रही है, तो कहाँ पे ज़्यादा सबसे कम दृष्टिगोचर होता है वो बताए हैं इन्होंने। सबसे ज़्यादा की बात नहीं हो रही, सबसे कम दृष्टिगोचर होता है कौन सा? सत्तापरक। तो सत्तापरक देखिए, प्रदर्शन प्रतिमान में है, प्रशासनिक में भी है, और आपका प्रणाली विश्लेषण के प्रतिमान में, लेकिन सबसे कम की बात हो रही, तो सबसे कम जो है वो आपका है धरातलीय प्रतिमान में, यानी इसको ग्रास रूट भी कहते हैं में भी। अगर 46 का हम लोग देखते हैं तो ये आपका है, हाँ, ग्रास रूट मॉडल इसको कहते हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपका देखिए सिस्टम एनालिसिस मॉडल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल भी है और डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल भी है, लेकिन ग्रास रूट मॉडल जो है वो आपका सब जो प्रशासन है, जो आपका इन्होंने सत्तापरक बताया है, तो सत्तापरक वाली बात इसमें सबसे कम है। तो हम धरातलीय प्रतिमान पर टिक कर देंगे। तीसरा आपका बिल्कुल ठीक है।
अगला क्वेश्चन में बताया है कि अगला क्वेश्चन है कौन से पाठ्यक्रम प्रतिमान को लागू करने हेतु शैक्षिक अधिकारियों का पदानुक्रम शामिल करना होगा। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम प्रतिमान जो है, बहुत से प्रतिमान हैं आपके, तो वो लागू करना है, ठीक है। तो पहली बात तो इन्होंने ये कही है कि कौन से पाठ्यक्रम प्रतिमान को लागू करने हेतु शैक्षिक अधिकारियों की बात हो रही है। यहाँ पे जो शैक्षिक अधिकारी हैं, शैक्षिक अधिकारियों का पदानुक्रम शामिल करना होगा, तो वो आपका है यहाँ पे प्रशासनिक प्रतिमान, यानी कि आपका सेकंड बिल्कुल ठीक है। प्रशासनिक प्रतिमान में जो शैक्षिक अधिकारियों का शामिल किया जाता है उनके, तो ये आपका सेकंड ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि पाठ्यक्रम के प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान हेतु सर्व उपयुक्त संगति का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो पाठ्यक्रम के कई मॉडल हैं और पाठ्यक्रम के प्रणाली विश्लेषण मॉडल की बात हो रही है, तो उसमें कह रहे हैं कि सर्व उपयुक्त संगति का उपयोग करिए। तो अगर हम सर्व संगति उपयोग करते हैं तो वो आपका है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें एक तो है आपका समन्वय की बात होती है, एक प्रक्रियात्मक वो बात होती है, यानी कि बी आपका ठीक है। सी आपका कि शिक्षण और अधिगम की संक्रियाओं को पहचानना, ये भी होता है इसमें। और आगत और निगत, यानी कि इनपुट और आउटपुट, ये भी इसमें होता है। तो इसके हिसाब से आपका ठीक होगा BCD, यानी कि सेकंड आपका जो है BCD यानी 4 आपका ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है संकलनात्मक मूल्यांकन में निहितार्थ है। ये संकलनात्मक आपका मूल्यांकन हो रहा है। संकलन, जो संकलन होता है इसमें, एक संकलन में क्या होता है, संकलन में देखिए हम हर चीज़ इकट्ठी करते हैं। तो संकलन के नाम से हमको पता चल रहा है कि जब पूरे साल का जो मूल्यांकन होगा, पूरे साल का जो पेपर होंगे, जो नंबर्स हमें दिए जाएंगे, तो उसमें निहितार्थ क्या है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपका जो अकादमी सत्र के अंत की बात हो रही है, उसमें जो निष्पत्ति स्तर का सुनिश्चितकरण होता है, एक तो ये दिया गया है आपका। और शिक्षण अधिगम अंतक्रियाओं के दौरान निष्पत्ति का आकलन ये है। प्रारंभिक उपलब्धि के स्तर को जानना ये है। और अभिप्रेरणात्मक उद्देश्य हेतु अधिगम निष्पत्ति का आकलन एक ये है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, संकलन का मतलब होता है पूरे साल के अंत में जो किया जाता है। तो इसके हिसाब से आपका जो ठीक होगा वो 4 है कि अकादमी सत्र के अंत में निष्पत्ति स्तर का सुनिश्चितकरण करना, यानी कि आपका 4 ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या का मूल उद्देश्य क्या है। यानी शिक्षा में जब मूल्यांकन होता है, जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है, तो किस लिए किया जाता है, आखिर जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के परिणामों की व्याख्या का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो शैक्षिक कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी प्रभावशीलता का आंकलन करना, कि जो बच्चों को पढ़ाया गया, जिस तरीके से पढ़ाया गया, जो बच्चे हैं उसे क्या सीखे, उससे उनका रिजल्ट क्या आया। तो इसकी व्याख्या करने का मूल उद्देश्य यही है कि शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करना, यानी कि आपका जो 3rd है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो गए। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए, उसको पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा उसको भी बताइए, और इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि सबके लिए ही पेपर आ गए हैं।
और इसको लाइक करिए, और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।